ओ हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग यू ऑल ऑन समर्थ आयुष एंड जुडिशरी। देखिए, क्रिमिनोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल अभी आप परेशान मत होइए। एक वीडियो अभी मिल रही है आपको, विद इन 2 and 3 आवर्स आपको एक और वीडियो मिल जाएगा, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। तो इसके बाद काफ़ी सारे कवर्स हो जाएंगे। कल बचे हुए वीडियोज़ में आपको सुबह सुबह, एक्चुअली ये इंटरव्यू की वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो गया था रात में, थोड़ा उसकी वजह से मुझे समय कम मिल पाया था। उसके बावजूद मैं रात में कल 2.5 घंटे सोया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो क्रिमिनोलॉजी का जो भी कॉन्सेप्ट है, जस्ट बिलीव मी, कल आपको खत्म हो जाएगा। और एक बार सुन लीजिए, दोबारा पेपर में परेशान होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जाके लिखोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर। जैसे फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था ना, कुछ क्लासिकल थ्योरी के बारे में, कुछ पॉजिटिविस्ट थ्योरी के बारे में, कुछ मार्क्सिज्म के बारे में, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल उसी को थोड़ा थोड़ा देखेंगे एक बार और और थोड़ा सा ट्राई करेंगे, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सब ज़्यादा रहते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स तो मैं आपको अभी बताऊंगा पीपीटी के रूप में, बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है। और खुद भी मैं एक सामने अपना बुक लेके बैठा हूँ, तो आज मेरे को ऐसा है कि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिमिनोलॉजी को। और क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे। दिस इज समर्थ आयुष एंड जुडिशरी, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। एंड अभी जस्ट अपलोड करा एक इंटरव्यू जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ, तो मैं चाहूँगा आप सबसे कि आप उस वीडियो को देखिए। हेयर इज इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही प्यार से उन्होंने सारी चीज़ों को बताया। आप सबको देखना चाहिए वीडियो, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने इनसे बात करी थी जब मुझे ऐसा लगा था कि इज़ अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है जो सर का वीडियो आप लोग जरूर देखिए, जब भी समय मिलेगा आप लोगों को मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्राइम काउजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफेंसेज। ये टॉपिक है आपका। अब इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताइए। देखो, मैं आप आराम आराम से पढ़ाऊंगा, आप स्पीड में पढ़ाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं कहता हूं क्राइम काउजेशन, इसका मतलब होता है, काउजेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ काउजिंग समथिंग, द एक्शन ऑफ काउजिंग समथिंग। कुछ करने चाह रहे हो आप, लाइक से द एक्शन ऑफ काउजिंग समथिंग। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? क्राइम की। या तो जनरल ऑफेंसेज में कह सकते हैं, क्या एकदम जनरल ऑफेंसेज है, या तो स्पेसिफिक कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग दैट इज टारगेटेड टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर सेक्शन, लेट्स से वीमेन, उसके अलावा मैंने आपको ऑब्सेनिटी के बारे में बता रखा था, लेट्स से ऐसी ही बात करें। तो द एक्शन ऑफ काउजिंग समथिंग, क्रिमिनोलॉजी में बार बार फर्स्ट डे से कह रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट इनसाइड अ किलर्स माइंड, अ क्रिमिनल्स माइंड। उसको पढ़ना ही तो क्रिमिनोलॉजी है ना, और है क्या। तो आज जब हम जो पढ़ने वाले हैं, द एक्शन ऑफ काउजिंग समथिंग, क्या सोशियो इम्पैक्ट होता है, क्या साइकोलॉजी क्या रहती है, कुछ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे। एक तो ऐसे भी कहते हैं कि समाज जो है, जैसे रॉबर्ट मार्टन के बारे में बताऊंगा आपको, तो उसे कहते हैं कि समाज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, समाज गलत नहीं है, आप गलत है। सो ऐसे कुछ लोग भी थे जिन्होंने ऐसे ऐसे थ्योरीज दिया है। तो जब हम बात करते हैं क्राइम काउजेशन की, तो ये टर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर थ्रू आउट द एक्शन ऑफ काउजिंग समथिंग। आपने क्राइम करा, यू हैव कमिटेड द क्राइम। बिफोर कमिटिंग द क्राइम, व्हाट वर द मेंटल स्टेट, इन विच मेंटल स्टेट यू वर, उसके बाद क्या हो मेंटल स्टेट में, क्या सर्कमस्टांसेस थे। सो ऑल द थिंग्स दैट आर बेसिकली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर क्राइम, उसको बोलेंगे एक तरीके से द काउजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम और स्पेसिफिक क्राइम एंड द एक्शन ऑफ काउजिंग समथिंग। तो इसी चीज को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या करा, अलग अलग तरीके के थ्योरीज दिए। जैसे बेंथम एंड बेकारिया के बारे में मैंने आपको बता रखा है, उसके अलावा मार्क्सिज्म के बारे में बताया, कैपिटलिस्ट थ्योरी के बाद में बात कर रहा था मैंने, पॉजिटिविस्ट थ्योरी के बारे में बात कर रहा था। तो क्या थे ये? बताते हैं कि क्राइम के पीछे का कारण क्या था। सो द स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं इसको। बहुत सारे स्कूल्स डेवलप हो गए, पर्टिकुलर स्कूल जिन्होंने अपने अपने थ्योरीज दिए। तो द स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी मीन्स द सिस्टम ऑफ थॉट विच कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड, क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड थ्योरी causation of crime and of policies of control implied in the theory of causation, social attitudes of people towards crime and the criminal in a given time। इस लाइन को आप लोग याद रख लीजिएगा, लास्ट वाले को। ऊपर वाला तो समझ में आ गया क्या है कि स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अलग अलग तरीके से एस्पेक्ट को समझना, क्राइम के पीछे का उसके पूरी थ्योरी को समझना, पॉलिसीज को समझना, कैसे कंट्रोल करे, वो होगी। अलग अलग लोगों का कहना है। मेरा मुद्दा आपको जो कहना है वो इस पूरे कन्वर्सेशन की क्रक्स लाइन है, सोशल एटीट्यूड्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स क्राइम एंड द क्रिमिनल इन अ गिवन टाइम। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से, अलग अलग माइंड से समझना। तो इसमें कुछ सेक्शंस की बात करेंगे, कुछ स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे। तो पहला है प्री क्लासिकल स्कूल, बहुत पुराना, अर्लियर जमाने का। तो इसके फोकस एरियाज क्या क्या थे? ये बहुत ही, मुझे जब देन आई वाज रीडिंग आई वाज लाइक यार क्या है ये, मतलब दिस इज समथिंग दैट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन एट ऑल। ये जो प्री क्लासिकल स्कूल था,
इसका मानना है कि समथिंग दैट इज टेकिंग प्लेस एज अ फॉर्म ऑफ क्राइम इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय भगवान, ऑमनीपोटेंस ऑफ स्पिरिट। कुछ ऐसी अननेचुरल सुपर नेचुरल ऑफेंसेज, अननेचुरल सुपर नेचुरल ताकतें, एक मतलब ऐसी पावर जो आपने कभी देखी नहीं है, यू हैव नेवर इमेजिन्ड, ना आपने कभी मतलब सामने से देखा है, एंड आपको लग रहा है कि वो चीजें आपको फोर्स कर रही है। मैं अगर अभी इफ आई एम अब्यूजिंग यू, इफ आई एम बीटिंग यू, मतलब भगवान मेरे को फोर्स कर रहे हैं क्या? तो ऐसे इनका माइंडसेट था। इट वाज सो मतलब बहुत ही पुराना बैकग्राउंड था इनका, बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट था। इविल स्पिरिट्स अमंग दोज हु कमिट द क्राइम, उनके अंदर एक तरीके की दैत्य की भावना आती है। दानव जिसको बोलते हैं, इविल स्पिरिट बोलते हैं उसको, डेमोन्स बोलते हैं। तो ऐसा मानना था उनका कि नेचर जो है, मैन जो है वो नेचर से बहुत सिंपल है, उसको कोई दिक्कत है नहीं। देयर इज मैन इज अ वेरी सिंपल बाय नेचर, बट उसके अंदर कुछ एक्शंस हैं जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सुपर पावर। और उसको उन्होंने टर्म दिया डेमोन, डेविल, या फिर डेमोनोलॉजी या डेविल। बताइए, डू यू थिंक सो दिस इज राइट? सो द पजेशन ऑफ सुपर पावर, ये इनका कहना था। डेमोनोलॉजी, विच क्राफ्ट, जैसे लाइक दैत्यवाद बोलते हैं इसको, दैत्य का इंपैक्ट ज्यादा बोलेंगे इसको। विच क्राफ्ट मतलब ऐसे प्रेतवाद जिसको बोलते हैं हिंदी में, सुपर नेचुरल पावर्स। तो इसको कैसे खत्म करोगे? इन्होंने कुछ सोल्यूशन दिया, कैसे खत्म करोगे? पूजा पाठ करिए, सेक्रीफाइसेस करिए, ऑर्डियल्स बाई वाटर करिए, फायर करिए। आप इनसे क्या कर सकते हो? खत्म कर सकते हो। टू पैसिफाई द इविल स्पिरिट, इनको कहना था कि आप उस इविल स्पिरिट को खत्म करिए, उसको मनाइए, उसको प्यार दीजिए। कैसे दीजिए? पूजा पाठ करके, वर्शिप्स करके। राइट ऑफ सोसाइटी टू पनिश द ऑफेंडर वाज वेल रिकॉग्नाइज्ड। इस प्री स्कूल में, प्री क्लासिकल स्कूल में क्या था कि सोसाइटी दे सकती है ऑफेंडर को किसी भी तरीके का पनिशमेंट, कोई दिक्कत नहीं, वेल रिकॉग्नाइज था ये। अगर आपने पूजा पाठ नहीं करा, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, अगर आपने ऐसा कुछ वर्शिप नहीं करा, सेक्रीफाइसेस नहीं करा, तो आपको सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा सोसाइटी के द्वारा, एंड इट वाज वेल रिकॉग्नाइज्ड। ट्रायल बाय बैटल वाज कॉमन एंड मोस्ट एक्सेप्टेड वे टू डिसाइड द फेट ऑफ क्रिमिनल। देख रहे हो आप? इमेजिन करो ये सारी चीजें। सो इसके प्रॉब्लम्स क्या हुए, इसके शॉर्टकमिंग्स क्या थे? ऑब्वियसली इट वाज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। बाद में जो चीजें हैं उन्होंने बिल्कुल इस चीज को नकार दिया, कहीं से भी इसको सही नहीं माना। तो बाद में क्लास डेवलप होती है क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल, मैंने इसके बारे में बात कर रखा आपको, बेकारिया एंड बेंथम के बारे में, जेरेमी बेंथम। इन्होंने क्या करा, क्लासिकल स्कूल वालों ने, इन्होंने बोला कि एक क्राइम एक इंडिविजुअल करता है। जस्ट लिसन, एक क्राइम एक इंडिविजुअल करता है, तो आप एक इंडिविजुअल क्रिमिनल हो गए। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, वेदर यू आर 10 years old और 20 years old और 100 years old, इट डजंट मैटर। इफ यू हैव कमिटेड द क्राइम, इफ यू हैव कमिटेड द क्राइम, यू विल बी पनिश्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्राइम। आपको एज, आपके इंडिविजुअलिटी से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस से, देयर इज नथिंग टू डील विद दिस। आपने किस सिचुएशन में करा कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर इन्होंने ये नहीं माना कि सुपर नेचुरल पावर्स थे, कंप्लीटली नहीं माना, पर ये कुछ मानते थे कि हाँ शायद उसका इंपैक्ट होता होगा, बाय बॉर्न आप ऐसे निकल के आते हो। सो देयर वाज समथिंग लाइक दैट। पर इन्होंने एक टर्म दिया, वो क्या था कि इंडिविजुअल क्रिमिनल्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन हिज लाइफ। मोरल वैल्यू, बार बार मैंने बोला है क्रिमिनोलॉजी के टॉपिक्स में, मोरल वैल्यू। एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। आप अपनी इच्छाओं से क्या हो, परे हो, आप अपनी इच्छाओं में खो सकते हो, आप जो चाहो इच्छा कर सकते हो, और वही इच्छाओं के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एक अंदर सुखवाद, हेडोनिज्म मतलब सुखवाद, अपने अंदर ऐसा कि मेरे को सुखी रहना है, और इस चक्कर में आप क्या करते हो, गलत करते हो। अब व्हेन यू कमिट द क्राइम, डजंट मैटर इन विच एज यू आर, doesn't matter the circumstances, that doesn't matter in which conditions you are doing this, but the problem was that this class gave a concept of pain and pleasure as guiding factor। जिसको प्लेजर चाहिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, जो इस वीडियो को देख रहा है पहले क्रिमिनोलॉजी का वीडियो देख कर आओ, फिर इस वीडियो को देखना, वरना समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। तो प्लेजर पे मैटर करता था, आप प्लेजर के लिए क्या कर रहे हो, किसी को पेन दे रहे हो, तो इनका पेन एंड प्लेजर का कॉन्सेप्ट था। कैलकुलेटेड रिस्क एंड रिवार्ड्स दे वुड रिसीव फॉर देयर एक्शंस। उनको पता है, जो कमिट कर रहे हैं उनको पता है कि they will be penalized, they will get the reward for that, they will be getting the punishment for that। तो पनिशमेंट को इन्होंने क्या करा, क्राइम स्पेसिफिक कर दिया, ऑफेंडर स्पेसिफिक नहीं कर दिया। कोई सोशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्राइम का मैटर नहीं करता है क्रिमिनल्स का। इसके बहुत बड़े नाम है, बेकारिया एंड बेंथम, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, बहुत बड़े प्रोपाउंडर्स थे। तो क्लासिकल थ्योरी रेशनलिज्म पे तो बेस्ड थी, पर ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा बेस्ड नहीं थी। हाँ, रेशनल होकर सोच सकते थे, कुछ ग्राउंड्स पे सोच सकते थे आप, थोड़ा फैक्ट पे सोच सकते थे आप, बट इट वाजंट सो रेशनल। मैं कहूँ ना एक्सट्रीम रेशनैलिटी की नहीं यार, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखेंगे नहीं। इन्होंने बस प्लीजर पेन थ्योरी दे दिया, थ्योरी ऑफ फ्री विल दे दिया, और बोला कि हाँ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है,
सोसाइटी के बीच में जब आप उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप डील नहीं करते हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो, तो आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए, आप चाहे किसी भी एज के हो। आप अग्री करते हो इस लाइन से? लेट्स से इफ आई एम 26 ईयर्स ओल्ड एंड कोई ऐसा इंसान जो 10 साल का है, वो 56 साल का है, 70 साल का है, इफ दे आर कमिटिंग द क्राइम, दे हैव मच मोर एक्सपीरियंसेस देन मी, जो छोटा वाला बच्चा वो मेरे से कम एक्सपीरियंस्ड है, देन व्हाई वी आर पुटिंग द सेम कॉन्सेप्ट ओवर एवरीबडी, लाइक वन साइज फिट्स पॉलिसी कर दिया था इन्होंने, एक ही जूते में सबका रख दिया था पैर इन्होंने। So the punishment must be proportional to the interest violated by the crime. It must not be in excess of this. इनका ये कहना तो था कि ठीक है पनिशमेंट उतना ही मिलना चाहिए जितना का क्राइम करा है, पर इस बात पे इनका कोई मतलब नहीं था कि कौन करा है। There should be as little law as possible and it should be implemented by the due process. Due process of law की बात करी इन्होंने, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करी। देखिए क्लासिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझिए। ह्यूमन बींग हैं आप सेल्फ सीलिंग हो सकते हैं, आप सेल्फ सीकिंग, मतलब आप अपने बारे में सोचते हैं और आप क्राइम करते हैं। जब अपने बारे में सोचना स्टार्ट करते हो तो आप क्राइम करते हो। सोशल कंसेंसस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, टू प्रोटेक्ट पर्सनल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल वेलफेयर, अपने बारे में, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कल्याण, अपनी इच्छाओं को भरने के लिए आप चाहो तो दुनिया में कमिट करते हो क्राइम्स को, ऐसा मानना था। किसी भी एज के हो सकते हो आप। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एज। इफ यू हैव दैट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्री विल कॉन्सेप्ट, आप कमिट करोगे क्राइम को, बिकॉज यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ पेन एंड प्लीजर, एंड दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस, बिकॉज देयर इज अ सोशल कॉन्टेक्ट, सोशल कॉन्सेंसस। So the punishment must be proportional to the interest violated by the crimes, must not exceed. So punishment intended to what? Deter the individual from violation of interest of other. आपको रोकना काम है कि हम punishment इसलिए दे रहे हैं कि आप दूसरों को impact ना करो. So the arising out of the social contact between state and individual, that is why a state is responsible to punish him. अरे समझ रहे हो आप मेरी बात? Circumstances matter नहीं करता. So the individual is responsible. You are as individual responsible for your actions and are equal in the eyes of law. किस circumstances में करा, there is nothing to deal with this. So the classical theory is above all a theory of social contract. Social contract से भी उसको बोलते हैं, या फिर एक तरीके का social contract बोल सकते हैं, या फिर उससे beyond बोल सकते हैं थोड़ा सा। ये लोग जो यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते होगे, थोड़ा सा इथिक्स आपको पता होगा, तो इनका मानना था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ पीपल। एक सेक्शन में बहुत ज्यादा लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की जो बात है वही सही है, बस ऐसा मानना था। तो पनिशमेंट क्या हो गया? पनिशमेंट क्या हो गया? अगर किसी ने क्राइम करा हो, सबको पता है कि क्राइम करा है इसने, इसको सजा मिलनी चाहिए, तो दे देते थे सजा। कोई मतलब नहीं किस एज में हो, डजंट मैटर। द मेजर शॉर्टकमिंग क्या था? वन साइज फिट्स पॉलिसी। और बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है फ्री विल का। फ्री विल क्या होता है? इच्छाओं से, ठीक है मेरे पास इच्छा है, मैं इच्छाओं से ग्रसित हूं, इसका मतलब ये नहीं होगा ना कि देन आई विल कमिट द क्राइम। कोई मुझे फोर्स कर रहा है, क्या मैं उस कंडीशन में हूं, देयर इज नथिंग टू डील विद दिस अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। ये बहुत बड़ा सेटबैक था इसका, ये बात याद रखिएगा। सो हाउएवर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस स्कूल लाइज इन द फैक्ट दैट इट सजेस्टेड अ सब्सटेंशियल क्रिमिनल पॉलिसी। एक ठीक है पॉलिसी की बात करी थी, विच वाज इजी टू एडमिनिस्टर। कैसे? जो क्राइम करा उसको सजा दे दो, चाहे किसी भी एज का हो। सोचो अगर ये आईपीसी बनाते तो कैसा बनाते? कोई एज मैटर ही नहीं करता, सब एक ही जगह आ जाते, तो आईपीसी कितना आसान होता। सोचो कितना आसान होता पढ़ने में। आई एम जस्ट जोकिंग, बट एक गलत पॉलिसी है। अब इसी को थोड़ा सा लिबरल करा न्यू क्लासिकल वालों ने। उन्हें बोला नहीं, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर मस्ट बी अ फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट विद द नीड्स एंड चेंजिंग कंटोर्स ऑफ द सोसाइटी। आई ऑलवेज से देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इन चेंज। बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कॉन्स्टेंट दुनिया में होती है। So as per the requirements of the society, as per the requirements of the changing condition of the society or the circumstances, you must react on that basis. So the जो punishment होनी चाहिए, it must be based on more rational, rather just saying कि ठीक है सबको एक जगह कर देंगे, one size fits policy. So the doctrine of free will जो इन्होंने बोला था ना क्लासिकल वालों ने, उसको थोड़ा सा इन्होंने इनकम्पिटेंट बोला अच्छी चीज नहीं है। कोई इंसान इनसेन हो सकता है, कोई इंसान पागल हो सकता है, कोई सिजोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है, कोई अल्जाइमर से ग्रसित है। एंड इफ दे आर कमिटिंग द क्राइम्स, हाउ कैन यू से दैट दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, और उनको पता है कि सब चीजें हो रही है। तो इन्होंने मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को माना कि देयर इज सम सर्कमस्टांसेस, देयर आर माइनर्स, देयर आर एडल्ट्स, देयर आर इनसेन, जो इक्वल फुटिंग में नहीं रख सकते। So the knowledge and intent do matter in causation of any crime. This is important, very important for neoclassical कि knowledge और intent बहुत मैटर करता है। फ्री विल में नॉट ऑलवेज भी फ्री विल है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा इच्छाओं से कर रहे हो, आपको इच्छाएं ग्रसित हो, बहुत बड़ी बात है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर समय आप बस उसी इच्छा से होकर करो। देयर मे बी सर्कमस्टांसेस जहां पर आपको ऐसा लगे कि नहीं, somebody is forcing me for doing something wrong। पर इनका फेलियर्स क्या था?
डेजिग्नेटेड क्रिमिनल एज अ थ्रेट टू द सोसाइटी। इन्होंने बोला कि क्रिमिनल्स बिल्कुल सोसाइटी के थ्रेट हैं और नो नीड टू वेट फॉर कंक्लूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने ये नहीं बोला कि उसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, किस सर्कमस्टांसेस में करा था तो उसको ज्यादा तवज्जो दे। इन्होंने बोली तो थी कि ठीक है सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, मैटर करता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इरेस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना रिस्पॉन्सिबल, हाउ मच वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टांसेज, इस पे उन्होंने थोड़ा सा फोकस कम करा था। सो द एज टू द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहता है इट मस्ट बी स्टेटेड दैट द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी बिलीव्ड दैट द क्रिमिनल वेदर रिस्पॉन्सिबल और इरेस्पॉन्सिबल इज अ डेंजर टू सोसाइटी एंड देयरफॉर नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम इट। एक मैं बात बताऊं, मैंने आपको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पढ़ाई है। जैसे ही आपने डेलिंक्वेंट घोषित कर दिया, अपराधी उसको घोषित कर दिया, चाहे वो प्रूफ हुआ हो कि ना हुआ, चाहे ऑफेंस के दिन उसको घोषित कर दिया। मैंने आपको बताया था जेजे एक्ट में 1986 में क्या होता था, जिस दिन उसने प्रूफ हो गया वो ऑफेंस कर दिया, उस दिन उसका माइनर एक्ट देखा जाएगा। फिर बाद में मैंने आपको समझाई थी जेजे एक्ट 2000 में बदलाव हुआ कि कमीशन ऑफ ऑफेंस के दिन देखा जाएगा कि माइनर है कि नहीं। तो वही चीज कह रहा हूं कि जिस दिन डेलिक्वेंट आपने कह दिया कि इसने अपराधी है, बस बात खत्म हो गई, रिस्पॉन्सिबल हो गया वो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबल हो बाद में फ्यूचर में, बाद में उसको भले ही 2 साल 4 साल बाद जजमेंट आ रही है कि नहीं वो गलत नहीं था, बट फॉर दैट मोमेंट वो है, उसने गलत करा है, क्रिमिनल है वो, ये कहते थे न्यू क्लासिकल वाले। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल डेवलप हुई, 3 लोगों ने मिलकर, इसको बोलते हैं ट्रिनिटी, फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे। पॉजिटिव स्कूल, फोकस एरिया क्या था पॉजिटिव स्कूल का, ये लोग थे तो पॉजिटिव स्कूल पर मुझे कहीं से पॉजिटिव लगते नहीं थे जब मैं पढ़ रहा था। सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या था क्लासिकल स्कूल में पॉजिटिविस्ट स्कूल की जब हम बात करें, तो ये जो पॉजिटिविस्ट वाले थे ना, थोड़ा सा इंपिरिकल फैक्ट्स को ज्यादा माइंड करते थे, कुछ ऐसे फैक्ट्स कि आखिर क्राइम के पीछे सिर्फ एक कारण तो नहीं हो सकता कि वो इंसेन है, नहीं इंसेन की छोड़ो, वो सुपरनेचुरल पावर से मतलब उसे उसको इंपैक्ट हो रहा है, या फिर उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि क्लासिकल स्कूल वालों का जो कॉन्सेप्ट था कि नहीं अगर वो गलत है, फ्री विल है, तो उसको बोल सकते नहीं। इन्होंने थोड़ा फैक्ट्स को देखा, इन्होंने अपने डेटा को इन्हांस करा, पर इतना इन्हांस नहीं करा कि इनके पास सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया था, नहीं, बहुत ही छोटे सैंपल साइज में अपने फिलॉसफी को दिया, इन्होंने थ्योरी को दिया। और ये कहते हैं कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स लाइक बायोलॉजी, उसके अलावा साइकोलॉजी, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं इंसैनिटी, उसके अलावा बात कर सकते हैं फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इम्पैक्ट अ पर्सन टू कमिट अ क्राइम। आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड ऑल द थिंग्स इन क्रिमिनोलॉजी पार्ट 1. So the relies heavily on empirical facts to confirm the idea that the crime was determined by multiple factors different from classical school. सेजेर लोम्ब्रोसो एक बहुत अच्छे इटालियन व्यक्ति थे, फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी कहते हैं इनको। इन्होंने एक बाई प्रोफेशन साइकेट्रिस्ट थे, आपके माइंड को समझते थे, साइकेट्रिस्ट थे ना, तो इन्होंने एक बड़ा मतलब अजीबोगरीब सा स्टेटमेंट दिया। इनके हिसाब से क्या था कि कोई क्राइम कर रहा है तो वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स उसका बहुत मैटर करता है। मैं बता रहा हूं कैसे, क्या कहना चाहते थे। एटेविस्टिक कॉन्सेप्ट, एटेविस्टिक मतलब क्या होता है अभी सुन लो। उन्होंने क्रिमिनल्स को एटेविस्टिक का रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्जन टू समथिंग एंशिएंट और एंसेस्ट्रल। इसको समझिए मेरी बात, इनका क्या बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट क्या था। इनका कहना था कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम करते हैं, उनकी हाथ बड़ी होंगी, उनके नाक बड़े हो सकते हैं, उनका चेहरा अजीबोगरीब होगा, ट्विस्टेड नोजेज होंगे। वो आदि मानव नहीं होते थे क्या पहले, चिंपांजी टाइप जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग आदि मानव से हुए हैं, बंदरों में हमारी चीजें देखी जाती है, इंसान एक बंदर ही है, बंदर की प्रजाति है, तो वो ऐसे कहते थे। एटेविस्टिक कॉन्सेप्ट, इन्होंने 4 कैटेगरी बना दिया। इस बात पे सोचो कि बाइवॉर्न क्रिमिनल हो सकते हो, एटेविस्टिक कैरेक्टरिस्टिक होगा आपके अंदर वो बंदरों वाली प्रजाति, आप आदि मानव हो इसलिए आप बाइवॉर्न क्रिमिनल्स हो सकते हो। इंसेन क्रिमिनल, पागल हो आप, सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हो। देखो अदर फैक्टर्स तो लेकर आ रहे हैं ये, पर सोचो कैसे कैसे फैक्टर्स लेके आ रहे हैं ये, इमेजिन करो। अरे क्रिमिनल वो होता है जो किसी क्राइम को तब करता है या तो वो शौक से करेगा, उसको मन कर रहा है, या तो उसको फोर्स किया जाता है, या तो वो उस कंडीशन में नहीं है कि चीजों को समझ सके। उसके लिए आईपीसी प्रावधान है, ड्रंकनेस में हो, अगर आप बच्चे हो, कॉन्टेक्ट में करा है, क्या करा नहीं करा। पर जिसने सर्कमस्टांसेस में करा, हम उसकी बात करते हैं ना ऑलवेज। प्राइवेट डिफेंस में क्या कहता है, किस सर्कमस्टांसेस में आपने वापस उस पर अटैक करा था। उसके अलावा ओकेजनल क्रिमिनल्स कहते हैं ये क्रिमिनोलॉइड्स हैविंग इनेट ट्रेट्स दैट प्रीडिस्पोज देम टू क्रिमिनलिटी। इसका क्या मतलब होता है क्रिमिनोलॉइड्स का, आपके अंदर वो प्रवृत्ति थी, आपके अंदर प्रवृत्ति थी, पर बाय बॉर्न आप क्रिमिनल नहीं थे, पर आपको जिस दिन मौका मिलेगा क्रिमिनल बनने का, क्राइम करने का, आप करोगे। ये कहते थे आपके अंदर वो चीजें, नहीं बोलते कि वीरवान होनहार के होते चिकने पात, बचपन में उसकी चीजें दिख जाती को फ्यूचर में क्या करेगा। आपको पता है कि वो इंसान क्राइम करेगा, जिस दिन मौका मिलेगा करेगा। और क्रिमिनल्स बाय पैशन, इरेसिस्टिबल फोर्स, एंगर में, गुस्से में किसी ने कुछ ऐसा करा। ये सारी फैक्टर्स को सोचो क्या क्या इन्होंने करा।
बायोलॉजी को समझा, फिजिकल ट्रेट को समझा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी समझा, कोई इंसान और भी चीज़ों को समझ रहे हैं ये। सो द इन कमिंग डिकेड्स ही डिड फोकस शिफ्टेड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, ज्योग्राफी, रेनफॉल, सेक्स, मैरिज, इन सब चीज़ों की बात कर रखी है मैंने जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में, कि एक बच्चा अपराधी कैसे बन सकता है, फैमिली ब्रोकन हो सकती है, और भी जो चीज़ें, साइकोलॉजी उसकी समझिए, ये सारी बात इन्होंने करी। तो फेलियर्स इसका क्या था? बिल्कुल बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट थी इनकी कि एटाविस्टिक और क्रिमिनल बिहेवियर इज नथिंग टू डू विद साइंटिफिक अप्रोच। डेटा इनके पास नहीं था। बिल्कुल सही बात है कि उसको आप किसी को कैसे कह सकते हो कि बाय वन क्रिमिनल होगा क्योंकि उसकी आंखें नाक बड़ी बड़ी लग रही हैं। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं बार बार कह रहा हूं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से समझिए जुडिशरी की तैयारी कैसे करें। आज ही वीडियो अपलोड हुआ है और प्लीज शेयर करिएगा। ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। इनको अच्छा लगेगा अगर इनकी वीडियोस को व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, और हमारे जैसे चैनल पे दिए हम लोगों के लिए प्राउड की बात होनी चाहिए। आप जो भी मेरे फ्रेंड्स, मुझे पता है कौन कौन देख रहे हैं, सबको मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए कि आपके बीच में बैठे एक व्यक्ति को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। ही इज अ जज, 3 साल हो गए इनको जज बने हुए। सो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए यार देखो 1.6 के वाले चैनल पे भी लोगों ने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया है। मैं बहुत जल्द आपको कैसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जिन्होंने 35 साल जुडिशरी को देखा पास से। ही इज अ रिटायर्ड पर्सन, पब्लिक सर्वेंट राइट नाउ। बात करेंगे उनसे भी जल्दी ही। प्लीज सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसी में क्या था, इनरिको फेरी भी एक व्यक्ति थे, इटालियन ही थे। इन्होंने थोड़ा और फैक्टर्स को काउंट करा, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और एक नया क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया। वो कर दिया इन्होंने हैबिचुअल क्रिमिनल्स, जिसमें आदत है क्राइम करने की। आपको यू आर हैबिचुअल टू डू। पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या था इनरिको फेरी का, कि इन्होंने जो कहा कि जो पनिशमेंट होनी चाहिए इन ऑल द केसेस 5 कैटेगरीज, वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए क्रिमिनल्स को, क्योंकि क्रिमिनल्स जो है वो सोसाइटी के लिए एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इफ द पर्सन इज कैपेबल ऑफ एंड चांसेस ऑफ हिज रीएडजस्टमेंट इन द सोसाइटी, उसको आप करिए। अगर रीएडजस्ट हो सकता है तो करिए, अगर नहीं हो रहा है तो हमेशा हमेशा के लिए सोसाइटी से बाहर कर दीजिए उसको। और बाद में इसी को डेथ पेनल्टी में बोला, डेथ पेनल्टी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कर दीजिए। बट इफ दे आर इन द पोजिशन ऑफ रीएडजस्टमेंट विद द सोसाइटी, उनको रीएडजस्ट करिए। पर अगर नहीं है, उनको हमेशा हमेशा के लिए सोसाइटी से बाहर कर दीजिए। ये इन तीनों का भी एक और नाम लूंगा, गैरोफोलो का, उनका बहुत बड़ा सेटबैक था। एक जो कॉन्सेप्ट इन्होंने पनिशमेंट का दिया। ऐसे एक और व्यक्ति हैं गैरोफालो, ट्रिनिटी बोलते हैं इनको, त्रिनेत्र, तीनों लोग मिलके। गैरी फॉलो हो गए, उसके अलावा मैंने आपको बताया इनरिको फेरी हैं, देना लम्ब्रोसो। तो इन्होंने 4 कैटेगरीज की बात करी लम्ब्रोसो, गैरोफालो साहब ने। एक तो होता है लेसीवियस क्रिमिनल्स। कुछ अगर साउंड आ रही है पीछे से बच्चों का तो प्लीज को माइंड मत करिएगा, बच्चे हैं थोड़े से आवाज करते रहते कई बार। तो एक कॉन्सेप्ट है इंडेमिक क्रिमिनल्स का इन्होंने दिया। इंडेमिक क्रिमिनल्स मतलब मर्डरर्स हु कमिट ऑफेंसेस ओइंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर लोकेलिटी और क्राइम्स आउट ऑफ पैशन। इंडेमिक क्रिमिनल्स जो अपने लोकेलिटी से इंपैक्ट होकर, आसपास की चीजों से इंपैक्ट होकर क्राइम कर रहे हैं। और क्रिमिनल्स, दूसरे क्रिमिनल्स का इन्होंने नाम बताया, क्रिमिनल्स डेफिशिएंट इन प्रॉबिटी, ऑनेस्टी जिसके पास नहीं तो वो चोरी करेगा। लेसिवियस क्रिमिनल्स, लेविशियस मैंने बता रखा है आपको, ऑप्शन 80 सेक्शन 69A। वायलेंट क्रिमिनल्स 69, सॉरी लेसिवियस क्रिमिनल 69। वायलेंट क्रिमिनल्स, डेथ एज द पेनल्टी टू एलिमिनेट क्रिमिनल्स की बात करी थी इन्होंने कि डेथ दे दो। अगर डेथ नहीं दे सकते हो तो लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो, ट्रांसपोर्टेशन कर दो। पर इन्होंने 4 क्लासेस की बात करी क्रिमिनल्स की, आप इसको ध्यान से देखिए। वायलेंट क्रिमिनल हो सकता है, लेसिवियस हो सकता है, सॉरी इंडेमिक क्रिमिनल्स हो सकता है, क्रिमिनल्स डिफिशिएंट इन प्रॉबिटी हो सकता है। और इनका कहना था इन तीनों का मिलकर कि ओनली द फिटेस्ट हैव द राइट टू स्टे इन द सोसाइटी। जो सबसे सोसाइटी में रहने लायक है सिर्फ उसी को रहने का अधिकार है, जिसको नहीं उसको बाहर करो। ये तीनों लोगों ने मिलकर कहा था, जिसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया रेडिकल और रियलिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट के द्वारा, क्रिमिनोलॉजिस्ट के द्वारा। इन्होंने कहा कि ये क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हो आप, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यू आर गिविंग। क्लासिकल वाले कुछ कह रहे हैं आके, तो सुपर नेचुरल की बात करें, प्री क्लासिकल वाले, उसके बाद नियो क्लासिकल वाले कह रहे हैं कि फ्री नहीं, सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, पर उनको इरेस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं बात करें। क्लासिकल वाले तो फ्री विल की बात करते हैं। और ये क्या नाम है आपका, जो पॉजिटिविस्ट वाले हैं तो कहते हैं सोसाइटी से ही बाहर निकाल दो, ओनली द फिटेस्ट हैव द राइट। और बाय वन क्रिमिनल्स ये क्या होता है, एस्टिविस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एटाविस्टिक कॉन्सेप्ट, उसके नाक मुंह अलग होते हैं क्या क्रिमिनल्स के। तो इसको रियलिस्ट वालों ने बहुत रगड़ा। इन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हो सब गलत है, क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज व्हाट, रिलेटिव डेप्रीवेशन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सब रीजंस हो सकते हैं किसी के क्राइम बनने के। रिलेटिव डेप्रीवेशन, आप मुझसे अमीर हैं, आप मुझसे अलग अच्छे कंडीशन में रह रहे हैं, मैं नहीं रह रहा हूं, तो देयर विल बी अ काइंड ऑफ थिंग इन माय माइंड कि यार क्या है, मैं क्यों नहीं हूं उस कंडीशन में इन विच अदर वन इज लिविंग। इसको बोलते हैं रिलेटिव डेप्रीवेशन। क्राइम कैन देयरफॉर अकर एनीवेयर इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड एट एनी पीरियड, कभी भी हो सकता है, कभी भी कहीं भी हो सकता है।
क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डेप्रिवेशन और द लेवल ऑफ द सोसाइटी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफेंडर, बल्कि इट इज अमंग द पुअर दैट द पुश टुवर्ड्स क्राइम इज द ग्रेटेस्ट। ये कहना कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने बोला कि सिर्फ गरीब लोग ही क्राइम करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट। हाँ, ये कह सकते हैं कि देयर विल बी ए काइंड ऑफ, उनके अंदर वो बुरा लगेगा उनको कि समवन इज लिविंग ऑन देयर लाइफ ऑन द समवन इज लिविंग देयर ओन लाइफ ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रहा है। तो रियलिस्ट क्रिमिनोलॉजी पॉइंट टू रिलेटिव डेप्रिवेशन इन सर्टेन कंडीशंस दैट बिकम द मेजर काउज ऑफ क्राइम। इनके अकॉर्डिंग क्राइम इज समथिंग दैट इज नॉट अ मोनोपोली ऑफ पुअर ओनली ना, सिर्फ गरीबों की मोनोपोली थोड़ी है कि हम ही करेंगे। हाँ, अगर आप ये कह सकते हो कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं तो वो एक अलग रास्ता ढूंढ सकते हैं, पर महात्मा गांधी कहते थे ना, मीन्स मैटर करता है कई बार, एंड नहीं। क्या रास्ते अपना रहे हो आप, उसका एंड क्या है वो भी देखो। फिर वो खाना नहीं खिला पा रहा अपने बच्चों को, तो अगर वो किसी का चोरी कर ले रहा है तो जस्ट थिंक इन दैट पे। क्योंकि आप लोग जो कहते हैं ना कि इतने सालों तक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी कास्ट के ऊपर ये सारी चीजें हुई है, उनके बेसिस पे लोग जी रहे हैं, तो ये सारी चीजों को आप इमेजिन करो। क्योंकि आपने उसके हकों को छीन लिया एक समय के लिए, उसको बढ़ने नहीं दे रहे हो आप, उस बेचारे को खाने नहीं दे रहे हो आप, ही इज इन लिटरली दैट पोजीशन। तो वो क्या करेगा, उसको सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आप रिलेटिव डिप्राइव करके रख दिया आपने, उसको एकदम साइडलाइन करके रख दिया आपने। सो द इंडिविजुअलिस्टिक सोल्यूशन उनको पता था कि हो सकता है। एक्सपीरियंस्ड इनजस्टिस कपल्ड विद एन इंडिविजुअलिस्टिक सोल्यूशन। आप अपने हिसाब से सोल्यूशन निकालना चाहते हो जब आप उस प्रॉब्लम में रहते हो। ये लाइन बहुत अच्छी है। आप प्रॉब्लम में हो तो आप सोल्यूशन खुद निकालोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि रास्ते क्या क्या ढूंढूं या नहीं ढूंढूं, आप बस उसके टारगेट को पूरा करोगे। और यही चीज जो रॉबर्ट अभी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने बोला, वो बिल्कुल गलत बोला था। सो द डेप्रिवेशन और द बैक स्टेज, वहां पे क्राइम होता है। वंस एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अ काइंड ऑफ सोशल इनजस्टिस, इकोनॉमिक इनजस्टिस, पॉलिटिकल इनजस्टिस, डेप्रिवेशन होता है, वहां पे प्रॉब्लम होता है। सोल्यूशन क्या हुआ, इन्होंने सोल्यूशन क्या दिया, वो सारे गैप्स को प्लग कर दो। सोशल गैप है उसको खत्म करो, इनजस्टिस है तो उसको खत्म करो, कोई भी गैप है उसको खत्म करो। एंड दिस इज व्हाट द राइट थिंग टू रिड्यूस द लेवल ऑफ क्राइम्स इन इंडिया। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस। अभी भी आप क्या चाहते हो, खत्म कर दो सारे गैप्स को। तो इसी को स्टेट क्रिमिनोलॉजी का एक और नया टर्म दिया गया। स्टेट क्रिमिनोलॉजी मतलब कि अ स्टेट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग विथ व्हाट, मेंटेनिंग द लॉ एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और द स्टेट और द सोसाइटी। ये जो इसके पहले वाले थ्योरीज थे ना, उसके बेसिस पे आपको हक मिल रहा है कि आप दबा के पनिशमेंट दो, उनको किसी भी चीजों को मानो नहीं। उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम कहते हैं, ये स्टेट क्रिमिनोलॉजी। रेडिकल वन एक्यूज्ड बोथ क्रिमिनल एंड पॉजिटिविस्ट, क्रिमिनल नहीं होगा यहाँ पे, क्लासिकल एंड पॉजिटिविस्ट एज अ प्रोमोटर ऑफ स्टेट क्रिमिनोलॉजी, एडवोकेट्स ऑफ स्टेट क्रिमिनोलॉजी। इसको कर लीजिएगा क्लासिकल। अर्लियर वन डिड नॉट गिव एनफ इम्पेटस ऑन सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न डे इंडस्ट्रियल सोसाइटी फुल ऑफ सोशल एंड अदर काइंड्स ऑफ गैप्स। A state is responsible for irregular and unequal distribution of wealth। ये बात इन्होंने कही, बहुत अच्छी बात कही, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। अब देखिए कुछ थ्योरीज की बात कर लेते हैं, 2-4-5 मिनट सुनेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। एक होता है आप क्राइम कॉजेशन हुआ, अभी तक जो बताया वही इंपॉर्टेंट था, आप थोड़ा सा और सुन लीजिए। इसके बारे में मैंने बात कर रखा है, एमिली डर्कहेम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बात कर रखा है बहुत पहले ही, कि इंडिविजुअल सेंट्रिक काउजेस को आप समझिए। काउज क्राइम करने के पीछे एक्शन ऑफ काउजिंग समथिंग दो तरीके का हो सकता है, दो हो सकता है। तो इंडिविजुअल खुद कर रहा है, उसके पीछे का कारण हो सकता है मेरा खुद का मन कर रहा है, मैं फोर्स्ड हूं, या तो सोसाइटी ने उसको फोर्स करा है। जब आप खुद कर रहे हो तो क्या क्या चांसेस हो सकता है कि आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आपका ब्रेन उस तरीके से काम नहीं कर रहा, या तो एटेविज्म वाला जो कॉन्सेप्ट लोम्ब्रोसो के अनुसार था वो है, लोम्ब्रोसो के अकॉर्डिंग। उसके अलावा बात करें कि आपके बिहेवियर में वो जो कॉन्सेप्ट है पेशेंस का, या फिर जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग का, वो नहीं है, आप फ्री माइंड से काम नहीं कर रहे हो। या तो समथिंग दैट इज सेक्सुअल एलिमेंट की बात कर सकते हैं, मैरिज की बात कर सकते हैं, इंडोक्राइनिक डिसऑर्डर्स की बात कर सकते हैं, एज की बात कर सकते हैं, अल्कोहल की बात कर सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया। तो ट्रॉमेटिक कंडीशन में बोल सकते हैं, इंसेफेलाइटिस, लेथार्जिया बोल सकते हैं, एपिलेसी, एक ऐसा प्रॉब्लम अंडर विच द विक्टिम लॉसेज इज टेम्पर इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जहां पे बहुत बड़ा ऑफेंसेस कर जाते हो बाद में। सो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर मे बी साइकोलॉजिकल एंड सोशल, देयर मे बी साइकोलॉजिकल एंड मेंटल कंडीशन जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, एज ए इंडिविजुअल योर सेक्स हार्मोन्स आर सो इन दैट कंडीशन कि आप अपने आप को, आपका जो मेंटल स्टेट है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे स्टडी में जब पढ़ोगे ना रिसर्च पेपर, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी द रिसर्च पेपर, आई यूज्ड टू फील दैट हार्मोनल चेंजेस क्रिएट अ लॉट ऑफ इंपैक्ट ऑन द पीपल हु कमिट द रेप। पर उनको छोड़ा नहीं जाता, दे हैव कमिटेड द रेप, उनको सजा मिलेगी। दैट इज व्हाट द आईपीसी इज ऑल अबाउट। बट वी आर स्टडिंग द काइंड ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम, उसके पीछे का कारण समझ रहे हैं, तो हमारे पीछे का कारण समझना है हमारा काम है।
लेकिन जब यही चीज सोसाइटी सेंट्रिक हो जाती है तो एक टर्म आता है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी। एनोमी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एनोमी कहता है लैक ऑफ द यूजुअल सोशल और इथिकल स्टैंडर्ड्स इन एन इंडिविजुअल और ग्रुप। एक इंडिविजुअल में जो यूजुअल सोशल और इथिकल स्टैंडर्ड है उसकी कमी एक इंडिविजुअल में, तो जैसे ही वो कंडीशन में आप चले जाते हो, आप एनोमिक कंडीशन में चले गए, जहां आप अपने आप को क्या मान रहे हो? लॉलेसनेस के कंडीशन में मान रहे हो। जहां आप अपने आप को क्या मान रहे हो? नॉर्मल लेसनेस। आप नॉर्मल नहीं हो, आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप इथिकल स्टैंडर्ड को नहीं समझ रहे हो, आप मोरल स्टैंडर्ड को नहीं समझ रहे हो सोसाइटी के, आप उसमें बैक कर रहे हो, छोड़ रहे हो, उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। योर मेंटल कंडीशन इज नॉट इन दैट पोजीशन। चाहे वो कैसे हो सकता है? तो इसी में दो मुद्दा उठता है। एनोमी इज अ सिचुएशन ऑफ होपलेसनेस। आशा आपके अंदर नहीं बचा, द सोसाइटी इज रूएंड यू। अब आपके अंदर बचा ही नहीं है। कैसे? काउज्ड बाय अ ब्रेकडाउन ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड लॉस ऑफ बिलीफ एंड सेंस ऑफ पर्पस इन सोसाइटी और इन एन इंडिविजुअल। या तो आपने खुद ही अपने बारे में इमेजिन कर लिया, परसेप्शन कर लिया कि यू आर नॉट इन अ पोजीशन जहां पे आप कुछ कर सकते हो, या तो सोसाइटी ने आपको फोर्स करा। ये दो चीजें समझिएगा। एमिली डर्कहेम जो थे वो कहते थे कि क्राइम तो हर सोसाइटी में होता है, जहां पे भी इंडस्ट्रियल चेंजेस होगा, जहां पे भी चेंजेस होगा वहां क्राइम होगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ सोशल स्टैंडर्ड। एक तार है जो सोसाइटी को कनेक्ट करके रखता है, और जैसे ही वो तार में थोड़े बहुत भी बदलाव आएंगे, कंपन होगा, देयर विल बी अ वेव। यू हैव एक्सपेक्टेड समथिंग फ्रॉम योर सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम जैसे ही सोसाइटी में चेंजेस आएगा, दो घर बनेंगे, आपको खुद का मन करेगा मुझे भी घर बनाने का। जब पैसे नहीं है तो चोरी करोगे। ये था मुद्दा। क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सेटअप ऑलरेडी प्रिपेयर है। फॉर एन इंडिविजुअल देयर इज अ सोशल स्टैंडर्ड, पर सोसाइटी के वो स्टैंडर्ड आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चले, ये आप सोचते हो। और जैसे उसमें चेंज आया, इंडस्ट्री आई, लोग शहरों से गांव से शहरों की तरफ चलने लग गए, तो आपको लगा यार शहर में रहना अच्छा है, गांव में नहीं। तो आप क्या करते हो? सोशल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चेंज हुआ। ये कहते थे मेरी दरकेम, जो बातें कहीं बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा। सो द लैक ऑफ सोशल नॉर्म्स और रेगुलेशंस ओवर पीपल्स डिजायर एंड एस्पिरेशंस। मेरे डिजायर्स, मेरे एस्पिरेशंस के ऊपर सोसाइटी के नॉर्म्स और रेगुलेशंस कम पड़ रहे हैं या ज्यादा पड़ गए। मान अगर मैं कहूं मेरी इच्छाएं जो है उसके हिसाब से चली नहीं रही, या मेरी इच्छाएं जो, मतलब मेरा जो इच्छा है, मेरे जो डिजायर्स हैं, दे आर नॉट फुलफिलिंग, क्योंकि सोसाइटी में चेंज आ रहा है, सोसाइटी के रेगुलेशंस में जो है मेरी इच्छाएं फिट नहीं बैठ रही। सो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ सोशल कंट्रोल। आपकी बात समझ रहे हो? सोशल कॉन्टैक्ट में तरीके की कमी आ गई। सो द ओवरऑल डिसऑर्डर एंड डिसऑर्गेनाइजेशन इन सोशल एंड पर्सनल अफेयर्स शिफ्ट बिहेवियर इन द डायरेक्शन ऑफ क्राइम। जैसे ही सोसाइटी में चेंजेस आएगा, आपके इंडिविजुअल में चेंजेस आएगा एज ए इंडिविजुअल पर्सन, और आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, क्राइम के थॉट्स। ये हो गई। ये एमिली डर्कहेम साहब का कहना था। एक और व्यक्ति थे, उनके बारे में मैं बात करता हूं अभी। आप लोग खुद सोचिएगा कि अग्री करते हैं कि नहीं उनके बातों से आप। आई थिंक आई जस्ट फॉरगॉट टू पुट दैट हियर। एसोसिएशनल थ्योरी हो गई ये तो। हाँ, आई थिंक आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दैट। खैर सोचिए, अभी मैं जो एनोमी का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, रॉबर्ट के मर्टन का कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट के मर्टन का सवाल आ सकता है। ये व्यक्ति जो थे, इन्होंने सोसाइटी सेंट्रिक कॉजेस को समझा। इन्होंने एक बात कही कि सोशल स्टैंडर्ड्स और मोरल स्टैंडर्ड्स जो है, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से एक इंडिविजुअल को चलना चाहिए। अगर वो चेंज हो रहे हैं तो आप अपने आप को चेंज करो, और वही जो चेंज का रास्ता है ना, अगर वो आपको क्राइम की तरफ लेके जा रहा है तो वही सोसाइटी आपको कंट्रोल करेगी। मतलब आपके हिसाब से सोसाइटी नहीं चलेगी। मतलब आपके इच्छाओं और आपके एस्पिरेशंस का मैटर जो है, मोल जो है, वो सोशल स्टैंडर्ड्स के सामने कम गया। जो कि एमिली डर्कहेम ने कहा था कि वो उल्टा है। वो आपके स्टैंडर्ड, आपका जो अपनी इच्छाएं, आपकी जो एस्पिरेशंस है, वो ज्यादा मैटर करती हैं। भले ही सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं, पर वो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, आपकी इच्छाएं। पर यहां पे कह रहे हैं जो रॉबर्ट मर्टन साहब है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोशल स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स जो हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं आपके इच्छाओं के कंपैरिजन में। भले ही आपकी इच्छाएं, नीड्स लिमिटेड हैं, पर अभी भी वो सोशल एक्सेप्टेड जो बेस है उससे बियॉन्ड जाता है। आपका जो, ठीक है, आपके लिए इच्छाएं लिमिटेड है, आपको उसको पूरा करना है, पर जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग पूरा करोगे ना। ये कहते थे। मतलब आप समाज के हिसाब से चलो, पर वो कहते थे एमिली डर्कहेम साहब, समाज आपके हिसाब से चलेगा। ये लाइन आंसर है कंप्लीट। So this is very close to Durkheim idea of anomie in that if it suggests that to prevent an anomic situation from arising, एक ऐसा सिचुएशन अराइज ना हो जहां पे होपलेसनेस, लॉलेसनेस की कंडीशन आ जाए, नॉर्मललेसनेस की कंडीशन आ जाए। उसके लिए क्या करना है कि केयरफुली स्ट्रक्चर्ड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी मस्ट बी इन्फोर्स्ड।
उसको तरीके से फॉलो करिए आप, उसको जो नॉर्म्स हैं उसको, स्टैंडर्ड को फॉलो करिए, उसमें चेंज ना आए। क्योंकि जैसे ही चेंज आएगा एक इंडिविजुअल सोचेगा कि उसके चेंज के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, मेरे एक शौक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पर वो होगा नहीं। और जैसे ही नहीं होगा फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाती है रॉबर्ट जो मर्टन साहब का है कि जैसे ही चेंज होगा सोसाइटी के अकॉर्डिंग, आप फिर आपके हिसाब से तो हुआ नहीं, सोसाइटी में तो चेंज हो गई, तो आप क्या चाहोगे कि मैं दूसरा रास्ता अपनाऊं, और वो सोसाइटी की नजरों में गलत है। तो आपको सोसाइटी से चलाना चाहते हैं ये रॉबर्ट मर्टन साहब। इट्स इनको कहते थे मीन्स एंड थ्योरी। मीन्स रास्ते कौन से अपना रहे हो, कई बार एंड तक पहुंचने के लिए उसमें कंट्रोल बहुत बड़ा प्ले करता है, कौन, समाज। इनका यह कहना था कंफॉर्मिटी होना, आपको समाज की चीजों के साथ कंफॉर्मिटी होना पड़ेगा, CONFORMITY, कंफॉर्मिटी, उसके साथ उसके आइडियाज के साथ कंफॉर्म करना पड़ेगा, उसको उसके साथ चलना पड़ेगा आपको। या तो इनोवेट करो, कुछ नए आइडियाज इनोवेट करो सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी में नई चीजें ऐड करो। रिचुअलिज्म, उस तरीके से रिट्रिज्म, जहां पे आप कुछ नहीं काम कर रहे, नहीं आप बात ही नहीं मान रहे सोसाइटी की किसी बात का, और रेवेलियम कर दिया आपने, क्या कर दिया, रेवेलियन कर दिया आपने। एक बात याद रखिएगा जब भी ऐसा हो तो रॉबर्ट मर्टन साहब ने जो कहा वो कहा कि जो कल्चरल वैल्यूज हैं सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर में, तो जो सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है सोसाइटी का वो कल्चरल वैल्यूज को कहीं ना कहीं खींचता है, फोर्स करता है, और जैसे ही वो टूटता है क्राइम होने के चांसेस बढ़ते हैं। और आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप क्राइम नहीं करोगे, भले ही सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया, पर एज एन इंडिविजुअल आप क्राइम नहीं करोगे। ये रॉबर्ट मर्टन साहब ने कहा कि आप क्राइम नहीं करोगे। आपसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा डाली जा रही है। तो ओवरऑल जब मैं कहूं तो दरखम साहब ने क्रिमिनलिटी को कहा कि सारी सोसाइटी में हो सकता है कुछ रूल्स, ऑल सोसाइटी जनरेट सम रूल्स एंड प्रोवाइड पेनल सैंक्शंस फॉर देयर ब्रीच। ही फर्दर आर्ग्यूड दैट क्राइम ओरिजिनेट्स इन सोसाइटी एंड इज अ फंडामेंटल कंडीशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, क्राइम वहां होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे चेंजेस आएंगे। द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। But when there is sudden change in power, wealth or factors of control, society के norms often overthrown resulting into lawlessness and multiplicity of crime। एकदम से अगर चेंज आया तो एकदम से कोई उसके साथ कंप्लाई नहीं कर सकता है। तो यहां पे एक तरीके की लिबर्टी दी गई कि हाँ आप क्राइम कर सकते हो, मुझे पता है, आपके पास ऑप्शन हो गया, क्योंकि सोसाइटी चेंज होगी रैंडमली, आप क्राइम कर रहे हो दरखेम साहब के अकॉर्डिंग। पर रॉबर्ट मर्टन साहब कहते थे कि भले ही सडनली चेंज आ जाए पर आप क्राइम नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ कंट्रोलिंग फैक्टर इन द सोसाइटी। वो आपको कंट्रोल करेगा और आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये रॉबर्ट मर्टन साहब ने कहा। एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आता है सुथरलैंड का, एसोसिएशनल थ्योरी ऑफ सुथरलैंड। इन्होंने एक बुक बनाई थी इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी। इनके हिसाब से दो चीजें थी वो सुनिए। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ कम्युनिटी। 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कौन कौन? ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस कर रहा है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, और जो क्रिमिनल ऑफेंसेस को रोक रहा है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। इन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चाहे आप क्रिमिनल हो, चाहे आप इस लाइन में हो या इस लाइन में हो, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, पर्दे के, चीजें आप दोनों ने एक ही सीखी है, आप दोनों ने एक ही सीखा है। देयर इज नथिंग कि क्रिमिनल जो करा है वो क्राइम करा उसने ज्यादा कुछ सीख लिया स्पेशल, नहीं। हाँ, उसके जो इंटीमेट एसोसिएट्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, फैमिली है, दोस्त है, उससे वो इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, पर चीजें आप लोगों ने दोनों ने एक ही सीखी है। इफ यू आर प्रिवेंटिंग द क्राइम, ऑफेंस ऑफ क्राइम, आपने भी वही सीखा है। अगर आप कर रहे हो क्राइम, आपने भी वही सीखा, बस अंतर क्या हो जाता है कि लर्निंग प्रोसेस एट सम मोमेंट इंटीमेट एसोसिएट से ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है, ज्यादा अटैच हो जाता है। So the conflict of culture is the fundamental principle in explanation of crime। Cultural values, moral values, standard values जो हैं अलग सोसाइटी की अलग हो सकती हैं, अलग इंडिविजुअल का अलग हो सकता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है बाद में किसके लिए, क्राइम कॉजेशन के लिए। अब इसकी बात को समझिए, इन्होंने जो कहा, सोशियोलॉजिस्ट एडविन सुथरलैंड जो था, मतलब जो थे, उन्होंने कहा डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी प्रपोजेस दैट द वैल्यूज, एटीट्यूड्स, टेक्निक्स एंड मोटिव्स फॉर क्रिमिनल बिहेवियर आर लर्न थ्रू वंस इंटरेक्शन विद अदर्स। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिएगा। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी रिमेन्स इंपॉर्टेंट टू द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी, although critics have objected to its failure to take personality traits into account। तो कुछ और चीजों को समझते हैं। इनका कहना था कि ऑल क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न। 9 प्रोपोजिशंस दिए हैं, इसको रट लीजिएगा, कल पेपर में लिखना है आपको। कौन कौन? ऑल क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न, सब क्रिमिनल बिहेवियर सीखे जाते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर्स बाय अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट लर्निंग अबाउट क्रिमिनल बिहेवियर हैपेंस इन इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप्स। ये भी बताया मैंने आपको। चौथा पॉइंट,
The process of learning criminal behavior may include learning about techniques to carry out the behavior as well as the motives and rationalizations that would justify criminal activity and the attitudes necessary to orient an individual towards such activity. जैसे ही जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर की, उसमें उस टेक्निक को सीखना, उस बिहेवियर को कैरी आउट करना, उसके पीछे की मोटिव को समझना, रेशनलाइजेशन को समझना, जो आपके क्रिमिनल एक्टिविटी को जस्टिफाई करेगा, उस एटीट्यूड के इंडिविजुअल के अंदर उस एटीट्यूड को डेवलप करना, ये चीजें कहां से आती है? इंटरेक्शन से आती है। द डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स एंड ड्राइवर्स टुवर्ड्स क्रिमिनल बिहेवियर इज व्हाट? ये जो मोटिव और ड्राइवर जो आपको क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ लेके जा रहा है वो कौन है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल कोड्स इन वंस जियोग्राफिकल एरिया एज फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर आपने ट्रीट कर लिया कि जो चीजें अवेलेबल है वो आपके फेवर में है या आपके अनफेवर में है, इसके बेसिस पे आप जो भी क्राइम कर रहे हो वो डायरेक्टिंग फैक्टर हो जाता है। अरे कुछ तो कारण रहा होगा करने का, समथिंग दैट मे फेवर यू, समथिंग दैट मे नॉट फेवर यू। ये चारों 5 पॉइंट अभी याद रखिएगा। 6 पॉइंट कहता है व्हेन द नंबर ऑफ फेवरेबल इंटरप्रिटेशंस दैट सपोर्ट वायलेटिंग द लॉ आउटवे द अनफेवरेबल इंटरप्रिटेशंस एंड इंडिविजुअल विल चूज टू बिकम अ क्रिमिनल। अगर फेवरेबल एलिमेंट्स आपको लग रहा है कि मैं क्राइम करके बच जाऊंगा क्योंकि सपोर्ट में ज्यादा लोग हैं तो आप कर लोगे क्राइम। वही कह रहा है कि जब नंबर ऑफ फेवरेबल इंटरप्रिटेशंस ऑफ लीगल कोड और लीगल वैल्यूज जो वायलेटिंग ऑफ लॉ को एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है, तो आप करोगे क्राइम। नहीं मान रहा तो नहीं करोगे क्राइम। ऑल डिफरेंशियल एसोसिएशंस आर नॉट इक्वल। सबके सब इक्वल नहीं है। सारे डिफरेंशियल एसोसिएशंस, किसी का, मेरा मान लीजिए मेरे दोस्त 5 लोग हैं जो अभी आप लोग देख रहे हो, उसमें से मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, तो मेरा एसोसिएशन उनके साथ अलग है, पर वो जो दोस्त है उनका एसोसिएशन तो अलग हो सकता है ना। तो इक्वल तो नहीं होंगे सारे डिफरेंशियल एसोसिएशन में भी। वो कुछ और सीख रहे हैं, मैं कुछ और सीख रहा हूं। दे कैन वेरी इन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, प्रायोरिटी एंड ड्यूरेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? The process of learning criminal behaviors through interactions with others relies on the same mechanisms that are used in learning about any other behavior. जो लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर की बात करें इंटरेक्शन से विथ अदर्स रिलाइज ऑन द सेम मैकेनिज्म, बिल्कुल मैकेनिज्म सेम है जो और कोई बिहेवियर आप सीखते हो। अगर किसी ने आपको बोला बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए, अगर किसी ने कहा कि बड़ों को देखते हैं 2 थाप मार देना चाहिए, तो आप यही सीखोगे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्यूड लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पर सच्चाई यही है। आप जैसे इंटरेक्टिव लोगों के साथ सीखोगे, 2 थप्पड़ मारने के लिए कोई सिखाएगा, आप मारोगे। इसलिए मैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में बार बार फोकस कर रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट है कि किस सोसाइटी में रह रहे हो, कितने किसे फैमिली आपको कितना समय देती है। जो बच्चों को सही चीजें नहीं बताई जाती वो बाद में क्रिमिनल बनते हैं। ये बातें मैंने जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में प्रूफ करा था आपको। क्वेश्चन द पॉइंट 9 इन्होंने कहा क्रिमिनल बिहेवियर कुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरलाइज्ड नीड्स एंड वैल्यूज। बिल्कुल हो सकता है क्रिमिनल बिहेवियर आपके या तो जनरलाइज नीड हो सकता है, जरूरत हो सकती है, कुछ वैल्यू जो आपको एटमोस्ट जजमेंट में बार बार कहता हूं, बट दे डोंट एक्सप्लेन द बिहेवियर बिकॉज नॉन क्रिमिनल बिहेवियर एक्सप्रेसेस द सेम नीड्स एंड वैल्यूज। ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर एक कुछ जरूरतों को शो कर सकता है, एक उसका एक मतलब हो सकता है, बट दे डोंट एक्सप्लेन द बिहेवियर। बट वो ओवरऑल बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, मैंने क्राइम करा पर सर्टेन सर्कमस्टांसेस में करा, पर वो मेरे ओवरऑल बिहेवियर को तो नहीं ना शो करेगा। कोई कभी कभी कोई क्राइम क्रिमिनल, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी क्राइम करता है, कोई बहुत एजुकेटेड आदमी, कोई बहुत अच्छे कंडीशन में रहा हुआ भी इंसान क्राइम करता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा उस मोमेंट के लिए। इसीलिए तो कहते हैं अल्कोहलिज्म वगैरह वगैरह की चीजें की बात करी है। सो तो उनका अप्रोच समझ गए, यही था। मैंने जो अभी बोला है 9 प्रोपोजिशंस आप लिख दीजिएगा। और क्रिटिक्स इनका जो है वो एक बार पॉज करके इसको पढ़िएगा। क्रिटिक्स में दिखा रहा हूं आपको, क्रिटिक्स इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी वाज अ गेम चेंजर इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। हाउएवर द थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग टू टेक इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनटू अकाउंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनटू अकाउंट, इन्होंने इनेट रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस करा। अगर आपके लोगों के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, कैसे लोगों से सीख रहे हो, वो ज्यादा फोकस करा रादर इंडिविजुअल डिफरेंस। मेरे अंदर क्या डिफरेंसेस है भाई, मैं कैसे, क्यों मैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, क्यों मैं ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं जो क्रिमिनल्स हैं। सब लोग क्रिमिनल क्यों नहीं बन रहा, मैं ही क्यों बन रहा हूं। तो एज एन इंडिविजुअल आप अपने ऊपर फोकस करके एक बार देखिए, ट्राई टू लुक इनटू योरसेल्फ। Personality traits may interact with one's environment to create outcomes that differential association theory cannot explain. Personality traits may interact with one's environment. आप खुद ही अपने आप को उस कंडीशन में लेकर जा रहे हो जहां अपनी तरह के लोग आप ढूंढ रहे हो। यू आर ऑलरेडी अ क्रिमिनल, तो आप ढूंढ रहे हो कि आपका क्रिमिनल माइंडसेट के तरह 2-4 लोग और मिल जाएं जो आपके क्रिमिनल माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कैन चेंज देयर इन्वायरमेंट टू इंश्योर इट बेटर सूट देयर पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही बात है। हमें कॉलेज में एक ग्रुप में सेटअप नहीं बन पा रहा, दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे, हमारे ग्रुप में आओ, मजा आएगा आपको। ये कहने का मतलब हुआ। They may also be surrounded by influences that don't espouse the value of criminal activity and choose to rebel by becoming a criminal anyway. ठीक है, people are independent, individually motivated beings. आप इंडिपेंडेंट है, आपकी अपनी इच्छा है, आप अपने हिसाब से उस चीजों को सोच सकते हैं। बट why are you going into that environment जो आपको क्रिमिनल बना रहा है? Then why we don't focus on that individual person? हम हमेशा इंटीमेट रिलेशनशिप को या जो रिलेशनशिप है उसी को क्यों करें, इंटीमेट रिलेशनशिप को, एसोसिएट्स को हम अपने आप पे क्यों नहीं बात करें? So as a result, they may not learn to become criminals in the ways differential association predicts.
सही बात है, हो सकता है वो अगर अपना एसोसिएशन बदल लेते हो आप तो आप नहीं बनोगे क्रिमिनल। ये बातें कही गई। तो ओवरऑल आपको याद क्या रखना है, इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है जो शायद आपके पेपर में आ सकता है, वो है बोंगर्स का इकोनॉमिक थ्योरी। बोंगर्स इकोनॉमिक थ्योरी, बोंगर्स इकोनॉमिक थ्योरी कहते थे, इनका कहना था बोंगर साहब का कि इकोनॉमी बहुत बड़ा मैटर करता है। मार्क्सिज्म के बिल्कुल उस पर चलते थे। एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। एक मिनट बताऊंगा, ज्यादा नहीं, आपको पता है। जब मैं बोंगर की इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिमिनलिटी बता रहा हूं तो क्रिमिनलिटी के पीछे की इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझिए। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं कि मैं खाऊं, मैं देख रहा हूं कि सामने वाला बहुत ज्यादा अमीर है, तो मैं ट्राई करूंगा क्रिमिनल बनने का, वहां पे मैं किसी तरीके से खाना निकालने की ट्राई करूंगा। सो द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म, कि आपने कैपिटलिस्टिक थ्योरी बना दिया, सारे पैसे अमीरों को दे दिए। अब इंडिया में कुछ 1% लोगों के पास 51% रुपया इंडिया का अवेलेबल है, 1% लोगों के पास, 1% अमीरों के पास। बाकी जो 99% लोग हैं देश में, उनके पास देश का मात्र 50% अवेलेबल है। मतलब आधी में जनता, आधी में, हमारे घर पे बोलते हैं आधे में नारायण आधी में सारी घर है ना, एक में आधा नारायण खा रहे हैं बैठ के, एक भी पूरी पूरी घर खा रहे हैं, ये कोई बात हुई? तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि इकोनॉमी कारण बनती है कि नहीं क्राइम करने का। और इनके हिसाब से मानते थे कि जो कैपिटलिज्म है, मार्क्सिज्म भी यही कहते थे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी यही था कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो आपको डिप्राइव कंडीशन में लेकर चला जाएगा, आपको फोर्स करेगा कि आप अपने बारे में डिप्राइव फील करो, तो आप गलत करोगे। और दिस ऑल थिंग्स विल लीड टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। जो सोशल सेटअप है वो खराब होगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप है, कंप्लीट सेटअप है जो खराब हो जाएगा। तार जो है वो हिल जाएगा, मैंने बोला ना, वहां पे वेव क्रिएट होगा। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। इस चीज इसको जो पढ़ लीजिएगा आप लोग, अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच, मैंने आपको सारा पॉइंट बता दिया जो लिखना है पेपर में, कि इंटरैक्टिव रिलेटिव इंटीमेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटीमेट एसोसिएट का क्या कॉन्सेप्ट है, सुदरलैंड की जो एसोसिएशन थ्योरी है। शाम में आपको मैं फीमेल क्रिमिनलिटी, इंडियन रियलिटी सब कुछ पढ़ा दूंगा। मैं 2 घंटे बैठता हूं, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं रात में 2.5 घंटे सोया हूं, उसके बावजूद मैं ट्राई कर रहा हूं। और प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा सर का, सबको दिखाइए, आप लोग भी समय मिले तो जरूर देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलता हूं आपसे तुरंत ही शाम में। थैंक यू सो वेरी मच।